हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ गई हैं और बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए हम आपके लिए अनसॉल्व्ड पेपर का सलूशन करा रहे हैं। ये आज 2023 एग्रोनॉमी का वो है, क्लास इंटर का, क्लास 12th का ये आपका पेपर एग्रोनॉमी का आज करा रहे हैं। इसके बाद ऐसे ही आपको पेपर्स का सलूशन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इसमें आंसर आपको बताते हैं बिना आपका समय वेस्ट किए हुए। हम आपको डायरेक्ट आंसर पर ले चल रहे हैं। पहले का आंसर है वी कटाव का आमतौर से प्रयोग होने वाला सूत्र। तो इसमें पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा क्यों बराबर 0.0138 h²√h। दूसरे का आंसर है पूसा नन्हा एक प्रजाति है। पूसा नन्हा एक पपीता की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 3, लीची का उत्पत्ति स्थान है। ओरिजिन ऑफ लीची चाइना, जैसा कि आप इसको कोरिलेट करके जान सकते हैं। लीची और इसमें जैसे चीन लिखा है तो इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा लीची का चीन। अगला क्वेश्चन है 7.0 pH मान से कम pH मान वाली मृदा कहलाती है। तो वह मृदा अम्लीय कहलाती है। अगर 7.0 से किसी मृदा का pH मान कम है तो अम्लीय होगी, और अगर किसी का 7.0 से अधिक है तो वो क्षारीय मृदा कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कुकुरबिटेसी कुल में आता है। तो आप बता दीजिए कुकुरबिटेसी कुल में कौन आता है। लौकी जो है ये कुकुरबिटेसी कुल में आती है। मूली जो आपकी है ब्रेसिकेसी कुल में आती है। प्याज आपका लिलिएसी कुल में आता है। तो इसलिए लौकी जो आपकी है यही जो है कुकुरबिटेसी कुल में आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्याज की रोपाई का समय बताइए। तो प्याज की रोपाई का समय जो होता है वो अक्टूबर नवंबर होता है और ये रबी मौसम की फसल है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंचाई की दो विधियां बताइए। तो सिंचाई की पहली विधि नहर द्वारा सिंचाई, दूसरी बौछार विधि या स्प्रिंकलर मेथड द्वारा सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 4 है दो प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताने हैं। तो पहला हो गई बाढ़, दूसरा भूकंप, आप और भी लिख सकते हैं जैसे सुनामी, सूखा, भूस्खलन। ये जो है ये आपकी प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आती हैं। पूछ रहा है आपसे लीची की दो प्रजातियां बताइए। तो लीची की पहली प्रजाति हो जाएगी शाही, दूसरी चाइना। ये दो जो है आपकी लीची की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विपिटल बीमारी किस फसल से संबंधित है। तो विपिटल बीमारी जो होती है आपकी फूल गोभी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है बौछारी सिंचाई, जिसका इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंकलर मेथड। सिंचाई के दो लाभ बताइए। तो इसमें जो है पानी की बचत होती है और समान रूप से सिंचाई होती है, यानी कि हर जगह आसानी से और जल पहुंच जाता है समान रूप से, मतलब एक समान। दूसरा जो इसका है कि असमतल भूमि पर भी आसानी से सिंचाई की जा सकती है। अगर आपकी भूमि उबड़ खाबड़ है इस तरीके से तो वहाँ पर भी इस तरीके से सिंचाई की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है बाढ़ आने के दो कारण बताइए। तो बाढ़ आने का पहला कारण है अगर अत्यधिक और लगातार वर्षा होती है तो बाढ़ आ सकती है। दूसरा जो है नदियों में गाद भर जाना। नदियों में गाद भर जाना जैसे कि ये आपका नदी है, इसमें जल भरा हुआ है। अगर यहाँ पे जैसे गाद जो इसका रवान होता है या मिट्टी जो है वो इसके निचले सतह में भर जाएगी तो इसका जो जल का स्तर है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण वहाँ पर बाढ़ आ सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका अम्लीय मृदा के दो सुधार लिखिए। और चूना या डायलोमाइट का प्रयोग कर सकते हैं इसके सुधार के लिए, और जो है जैविक या हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें आपसे पूछ रहा है टमाटर की बीज शोधन के लिए एक रसायन का नाम लिखिए। टमाटर के बीज शोधन के लिए रसायन जो होता है थायराम, ये बहुत प्रचलित रसायन है। इसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है
सिंचाई की परिभाषा बताइए। सिंचाई की परिभाषा आप जहाँ तक हो सके जब बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो जो साइंटिफिक होगी परिभाषा उसी को लिखें, जिसको कोई भी एग्जामिनर काट नहीं पाएगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे साइंटिफिक लैंग्वेज में ही आपको परिभाषा दी गई है। फसलों की आवश्यकता अनुसार खेत में कृत्रिम रूप से पानी पहुँचाने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। यह बहुत छोटी परिभाषा है, इसको आप लिख सकते हैं और पूरे मार्क्स पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। तोड़ सिंचाई विधि क्या है, इसके 2 लाभ व हानि लिखिए। तोड़ सिंचाई विधि वह विधि है जिसमें खेत को छोटे छोटे भागों में तोड़कर बांट दिया जाता है और उसमें पानी दिया जाता है। प्रत्येक तोड़ के चारों ओर, मतलब जो भी क्षेत्र आपका है उसमें जो मेढ़े बनाई जाती हैं उसके चारों तरफ मतलब क्षेत्र के मेढ़े बनी होती हैं, जिसमें पानी सीमित क्षेत्र में रुककर धीरे धीरे मिट्टी में समा जाता है। यह विधान गेहूं, दलहन आदि फसलों के लिए उपयुक्त होती है। इसके लाभ कौन कौन से होते हैं? इसके लाभ होते हैं पानी का समान वितरण होता है, पानी बर्बाद नहीं होता है, फसलों की जड़ों तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंच जाता है जिससे उपज बढ़ती है। और इसकी हानियां भी कुछ हैं, देख लेते हैं। खेत तैयार करने में अधिक श्रम और समय लगता है। देखिए, अगर आपका बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसमें अगर आप मेढ़े बनाते हैं, बराहा पट्टी बनाते हैं तो उसमें अधिक श्रम लगता है और समय भी अधिक लगता है। दूसरा लिखा है अधिक वर्षा या अधिक पानी देने से जलभराव की समस्या हो सकती है। ये भी इसकी एक हानि है। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जल ग्रहण प्रस्ताव क्या है और इसका मृदा गठन से संबंध बताइए। तो जल ग्रहण प्रस्ताव वह योजना होती है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र में गिरने वाला वर्षा जल को संरक्षित कर उसका उचित उपयोग किया जाता है। जो वर्षा का जल होता है उसको संरक्षित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसके बाद में उसका सही उपयोग किया जाता है, जैसे कि सिंचाई करने में या अन्य कार्य होते हैं उनमें आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और कृषि विकास संभव हो। मृदा गठन से संबंध इसका जो है वो इस प्रकार है। जल ग्रहण क्षेत्र में जल संरक्षण से मृदा अपरदन कम होता है। अगर आप जल संरक्षण करते हैं तो उससे मृदा का जो कटाव होता है, सॉइल इरोजन होता है, वो कम होता है, जिससे मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत सुरक्षित रहती है। जल की उपलब्धता बढ़ने से जैविक पदार्थ निर्माण होता है जो मृदा गठन की प्रक्रिया को मजबूत बनाता है। आप इसमें और बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, लेकिन हमने उतना ही दिया है जो इम्पोर्टेंट है। आप इसको बुक से पढ़ के और अच्छे से डीपली इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बागवानी हेतु प्रयुक्त मृदा का चुनाव कैसे करेंगे। बागवानी हेतु आप मृदा का जब चुनाव करेंगे तो इसमें चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे कि मिट्टी का उपजाऊ होना, जल निकास का अच्छा होना, मिट्टी का पीएच मान संतुलित होना। ये चीज़ें आप जरूर देखेंगे जब आप बागवानी के लिए मृदा का चुनाव करेंगे। लगभग 6 से 7.5 पीएच मान जिसका मिट्टी का होता है वह अच्छी मिट्टी मानी जाती है बागवानी के लिए। जैविक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं। बागवानी हेतु प्रयुक्त मृदाएं जैसे कि दोमट मिट्टी या बागवानी के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता जो होती है और जल निकास दोनों ही संतुलित होते हैं। दूसरी मिट्टी जो है रेतीली दोमट मिट्टी फल फूल की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसमें जड़ें जो हैं आसानी से फैलती हैं। और जो तीसरे नंबर मिट्टी है अच्छी, वह है काली मिट्टी। कुछ फलों जैसे कि केला और पपीता के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह मिट्टी इसलिए उपयुक्त होती है, इन फसलों के लिए स्पेसिफिक है, क्योंकि इसमें नमी धारण की जो क्षमता है वो अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सिंचाई की विधियां कौन कौन सी हैं। सिंचाई की विधियों के बारे में बताना है और किसी एक विधि का वर्णन करना है, यहाँ पे बताया गया है। तो देखते हैं। सिंचाई का अर्थ है, सबसे पहले लिखना है सिंचाई का अर्थ, फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया को ही सिंचाई कहते हैं। इसमें प्रमुख विधियां जैसे कि सतही सिंचाई, जिसको इंग्लिश में सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। इसमें पानी को खेत की सतह पर फैला दिया जाता है, जैसे कि थाला विधि, कुंड विधि।
इस विधि के अंतर्गत यानी कि सरफेस सिंचाई जो इरिगेशन है उसके अंतर्गत दो ये विधियाँ आती हैं। इसमें सबको पता होगा थालस विधि जो होती है उसमें जैसे कि बागवानी वाले बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके चारों तरफ उसकी जड़ के गोल आकार का ये इस तरीके का रिंग टाइप का बनाया जाता है, इसके अंदर पानी दिया जाता है, इसको बोलते हैं थाला विधि सिंचाई। दूसरी जो है कूण विधि, इसमें जैसे कि आलू की फसल में अपनाई जाती है। ये जैसे आपका कूण है, इसके साइड में यहाँ पर नाली बना दी गई, इसमें दिया गया पानी। इसके बाद फिर यहाँ पर कूण है, इसमें इस आलू लगे हुए हैं। इस तरीके की जो सिंचाई विधि होती है उसको बोलते हैं कूण विधि। अगली विधि जो है वो है फव्वारा विधि, जिसको स्प्रिंकलर इरिगेशन बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें पानी को बौछार के रूप में छिड़का जाता है। टपक सिंचाई, अगली विधि जो है वो टपक सिंचाई है। इसमें पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ में दिया जाता है। और अगली जो है दूसरा टाइप जो सिंचाई का वो है सब सरफेस इरिगेशन। इसमें पानी भूमि के नीचे पाइपों के द्वारा पहुंचाया जाता है। अब आपको एक पूछा था कि इसमें से किसी एक विधि का विस्तृत से वर्णन कीजिए, तो यहाँ पर टपक सिंचाई का जो ड्रिप इरिगेशन है इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। ड्रिप इरिगेशन जो विधि है यह एक आधुनिक सिंचाई की सबसे प्रभावी विधि है। इसमें प्लास्टिक की पाइपों के द्वारा का जाल बिछाया जाता है, जिसमें छोटे छोटे छेद ड्रिपर्स होते हैं। ड्रिपर्स के बारे में आपको बताएं तो जैसे कि एक पाइप है, इसमें जगह जगह पर इस तरीके के ड्रिपर्स लगाए जाते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, इन्हीं के द्वारा बूंद बूंद करके पानी जड़ों के पास पहुंचता है। और इसकी जो कार्य विधि है वह है कि पानी बहुत कम दबाव पर सीधे पौधे की जड़ों के क्षेत्र में गिरता है। लाभ इसके जो हैं वो हैं, इसमें पानी की 60 से 70% तक बचत होती है। खरपतवार कम होते हैं। खरपतवार कम होने का कारण ये है क्योंकि इसमें जो है पूरा खेत जो होता है वो गीला नहीं होता है, जिसके कारण खरपतवार नहीं पनप पाते हैं। यह ऊबड़ खाबड़ जमीन में इसके लिए सर्वोत्तम होती है। अथवा दूसरा जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है अथवा में वो है अम्लीय मृदा क्या है और इसके बनने के कारण वह रोकथाम के उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर इसमें दिया गया है। अम्लीय मृदा जो होती है वह मिट्टी होती है जिसका पीएच मान 7.0 से कम होता है, अम्लीय मृदा वह कहलाती है। अगला जो इसमें बताया गया है, अत्यधिक अम्लीयता पौधे की वृद्धि के लिए हानिकारक होती है। अगर मिट्टी अधिक अम्लीय होगी तो पौधे की वृद्धि के लिए हानिकारक होगी, वो उस पेड़ को बढ़ने नहीं देगी। बनने के कारण जो इसके हैं, जो अम्लीय मिट्टी बनती है उसके क्या कारण हो सकते हैं बनने के, तो यहाँ पे बताया गया है अधिक वर्षा। यदि उस क्षेत्र में जहाँ पर भी अम्लीय मृदा पाई जाती है, अगर उस क्षेत्र में जैसे भारी वर्षा होती होगी या क्षारीय तत्व जैसे जैसे कि कैल्शियम, इस तरीके के जो क्षारीय तत्व होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं, जिससे मिट्टी अम्लीय हो जाती है। अम्लीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग, नंबर 2 जो है इसमें अम्लीय होने का कारण वो है अम्लीय उर्वरकों का अगर अधिक प्रयोग किया जा रहा है तब भी मिट्टी आपकी अम्लीय हो सकती है। जैसे कि अमोनियम सल्फेट जैसे उर्वरकों का लगातार प्रयोग होने से मिट्टी की जो है अम्लीयता बढ़ती है। और जो तीसरा कारण है वो है जैविक पदार्थों का सड़ना, जैसे कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से कार्बनिक अम्ल बनते हैं, जिसके कारण आपकी मिट्टी जो है अम्लीय हो सकती है। इसकी रोकथाम क्या है, रोकथाम है चूने का प्रयोग कर सकते हैं आप। मिट्टी में चूना या डोलोमाइट मिलाने से अम्लीयता कम हो सकती है। और उचित जल निकास अगर होता है, जैसे जलभराव को रोककर अम्लीय तत्वों को जमने से रोका जा सकता है। और जो क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं आप अम्लीयता को कम करने के लिए, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट जैसे उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे अम्लीयता जो है उसकी कम हो जाती है मिट्टी की। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें पूछ रहा है प्याज की खेती का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको इसमें देखो, अगर इस तरीके का प्रश्न आता है तो आपको सबसे पहले उसका बॉटेनिकल नेम, क्रोमोसोम, ऑरिजिन, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, डिटेल होती है हर क्रॉप की, वो लिखनी पड़ती है, जिससे एग्जामिनर का जो है अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको अच्छे नंबर देता है। तो इसमें बताया गया है बीजोपचार। सबसे पहले इसमें बीजोपचार के लिए बीज को किसी भी कवकनाशी जैसे कि थायराम या क्रेप्टान
2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा को लेकर उसमें आप 2 से 3 ग्राम मात्रा जो है रसायन की मिलाकर उपचारित कर सकते हैं बीज को। अगला जो इसमें दिया गया है, अगला है इसकी विधि लगाने की। जैसे कि प्याज की खेती मुख्य रूप से रोपाई विधि यानी कि ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा लगाई जाती है। पहले नर्सरी में पौधे उगाए जाते हैं, उसके बाद खेत में उस पौधे को लगाया जाता है। इसका जो समय है रोपाई का, यह प्याज जो होता है रबी मौसम की फसल है। इसकी जो नर्सरी होती है वो आप अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं और जो रोपाई इसकी की जाती है वो दिसंबर से जनवरी तक की जाती है। इसकी जो बीज दर है, बीज दर इसकी 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहती है। यह बीज दर साइंटिफिक है और आप इसका प्रयोग करके अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो इसमें है वो है प्रजातियां इसकी। प्रजातियों में जैसे कि पूसा रेड, निफात 53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, पूसा रत्नार, अर्का कल्याण, ये सभी जो हैं इसकी प्रजातियां हैं। आप एग्जाम में कम से कम 5 प्रजातियां जरूर लिखेंगे। अगर आपको इसको प्रजातियां जैसे देसी प्रजातियां, संकर प्रजातियां या और भी जैसे स्पेसिफिक प्रजातियां होती हैं वो भी लिख सकते हैं। नंबर 3 जो इसमें है खाद यानी कि इसमें जो FIM है ये आप इसमें 20 से 25 टन का प्रयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन जो रासायनिक खादें होती हैं उसमें 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस 50 किलोग्राम, पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो है इसमें उपज इसकी। उपज जो प्याज की होती है वो उन्नत विधियों से अगर आपने खेती की है तो प्याज की 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार प्राप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें अगर, तो इसमें आपसे 3 टिप्पणियां पूछ रहा है। इसमें आपको ये विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है, आपको बढ़ा चढ़ाकर लिखना होता है। सबसे पहली टिप्पणी जो है वो है जल निकास पर, ड्रेनेज को बोलते हैं। तो इसको हमने देखो वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वही लिखा है जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं, किताब से पढ़कर लिख सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है फसल की आवश्यकता से अधिक पानी को खेत से बाहर निकालने की प्रक्रिया को जल निकास कहते हैं। यदि अतिरिक्त पानी खेत में रुक जाए तो पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती है और जो जड़ें होती हैं वो पीली पड़कर सूख जाती हैं। यह जलभराव वाले क्षेत्रों में बहुत आवश्यक है। जल निकास की आवश्यकता देखो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बताया गया है अगर जलभराव हो जाता है तो वहाँ पर जो पेड़ हैं उनकी जड़ें जो हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं और आपका पौधा जो है वो सूख जाता है। अगला देखते हैं इसमें जो दूसरी टिप्पणी दी हुई है। दूसरी टिप्पणी जो है इसमें दिखा गया है कि कृषि में प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं वो होती हैं जो प्रकृति के द्वारा आती हैं। इनका कोई निश्चित समय नहीं होता है, पता नहीं किस टाइम मतलब ये आपदाएं आ सकती हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है खेती पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। प्रमुख आपदाओं में सूखा, वर्षा की कमी, बाढ़ जैसे कि अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि, बर्फ का गिरना और पाला, अत्यधिक ठंड शामिल है। ये आपदाएं पूरी तरह से फसल को नष्ट कर सकती हैं, जिससे कि किसानों को भारी हानि होती है और आर्थिक नुकसान भी होता है। आप इसमें बढ़ा चढ़ाकर भी लिख सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी हुई हैं इसमें। लास्ट जो टिप्पणी इसमें दी हुई है वो है टपक सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन पर। तो इसमें हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में भी बताया था, यहाँ पर भी आपको बता रहे हैं कि जैसा कि यह सिंचाई की एक विधि है जिसमें पानी को पाइपों के द्वारा और ड्रिपर्स के द्वारा सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचाया जाता है और इसमें जो पानी होता है वो बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। यह विधि इजराइल के द्वारा विकसित हुई है। आप इसको जरूर लिखेंगे, इजराइल के द्वारा ही यह विधि जो है ड्रिप इरिगेशन, यह वहाँ से सबसे पहले चली थी और इसमें जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। और भी आप इसको डिटेल में पढ़कर आप इसको बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं।
तो बच्चों हम आपसे आशा करते हैं कि आपको वीडियो जो है मेरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।